क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लाथम के हाथ फिर से होगी न्यूजीलैंड की कमान। अफगानिस्तान का भी हौसला बुलंद। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा। 9 दिन के उत्सव में गरबे की भी मची धूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। पटना में राष्ट्रपति आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी। वहीं राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राजभवन में पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दे दी। इन आदेशों के तहत बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के जो पात्र कर्मचारी हैं उन्हें भी दिया जाएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कई हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देव नारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह के नामों की सिफारिश की गई है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों के रूप में 5 वकीलों हरमीत सिंह ग्रेवाल, दीपेंद्र सिंह नलवास, सुमित गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह और आलोक मेहरा को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कोलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज के रूप में 2 वकीलों एनुन्नी कृष्णन नायर और कौशिक गोस्वामी को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। वहीं रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालविया को पटना उच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ईडी ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत लगभग 6.25 करोड़ रुपए मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को जब्त किया। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति राजदीप सिंह, कृष्ण कुमार और अन्य की है। ईडी ने कहा कि आरोपियों ने झूठे, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश कर एक शैक्षिक सोसाइटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का दावा किया। ईडी छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई शिमला की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरित की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडर्स के सम्मेलन में भाग लेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडर्स का सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना के परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के पर विचार मंथन कर रहा है और कमांडर्स का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीएसएफ जम्मू के अनुसार कल पाक रेंजर्स ने
अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों पर गोलीबारी की, जिसका बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि गोलीबारी के दौरान बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। ऑपरेशन अजय जारी है और इसके तहत तेल अवीव से 5वीं उड़ान दिल्ली पहुंची। विशेष विमान में इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल छोड़ने की इच्छा जताने वाले भारतीय नागरिकों और 18 नेपाली नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली पहुंचे। इन यात्रियों का हवाई अड्डे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छठ पर्व निकट होने की वजह से बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण का मतदान दिनांक 17 सितंबर बदलने का आग्रह किया। लिहाजा दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाया जाए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुड़कर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव पर चर्चा हो रही है। दोनों राज्यों के लिए प्रत्याशियों की अगली सूची पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस ने राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन राजस्थान में अभी पहली लिस्ट का इंतजार है। और राजस्थान, जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी सभी फीडबैक और समीकरण को ध्यान में रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी का फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर है। बात अगर करें चुनावों के लेकर, तो भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज राजस्थान के कोटा और अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नड्डा शाम को अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद संगठनात्मक विभिन्न बैठकों में भाग लिया जाएगा। इससे पहले जेपी नड्डा सोमवार को ही राजस्थान के दौरे पर आए थे। जोधपुर में उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ 3 दौर की बैठकें भी की थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने मिजोरम विधानसभा के लिए अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं उसमें से 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक करें। हम जानते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें मिजोरम भी एक राज्य है, और बड़ी खबर यही आ रही है कि वहाँ से पहली सूची जो है वो जारी की गई है। मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर पहली सूची जारी की गई है। 12 उसमें जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी सूची भाजपा ने जारी की है। हम जानते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार भाजपा इन तमाम राज्यों में अपनी कमर कस चुकी है और जो चुनावी समर है उसका आगाज हो चुका है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिन 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, क्या कहेंगे आप? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार भाजपा इस बार कई ऐसे फॉर्मूले अपना रही है जो आज से पहले उसने नहीं किए, तो क्या इस तरह की तस्दीक आपको इस सूची में भी नजर आ रही है? देखिए, हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
को लेकर बीजेपी पहले ही तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान को लेकर भी 41 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। मिजोरम की सूची का इंतजार इसलिए था क्योंकि सबसे पहले चुनाव मिजोरम में होना है और आज जिन 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है ये एसटी सुरक्षित सीटें हैं, यानी सभी की सभी जो एसटी सुरक्षित सीटें हैं उन पर नामों का ऐलान किया गया है। कई इसमें ऐसे नाम दिखते हैं जो कद्दावर नेता हैं मिजोरम की राजनीति के, कुछ नए चेहरे हैं। तो पार्टी की रणनीति है कि सबसे पहले जो सुरक्षित सीटें हैं उन पर नामों के ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि मिजोरम चुनाव में अब बहुत देर नहीं है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आप देखें मिजोरम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहाँ सबसे पहले चुनाव संपन्न होना है। तो निश्चित तौर पर इंतजार यही था और कल ही संकेत मिल गया था कि मिजोरम को लेकर पार्टी सूची जारी कर सकती है। उसके बाद एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, फिर राजस्थान के बाकी नामों पर और तेलंगाना के नामों पर विचार किया जाएगा और उस पर अंतिम मुहर लगेगी। तो निश्चित तौर पर जो पहली सूची कल संकेत मिले थे कि कल एक और सूची आएगी संभवतः मिजोरम की, और आज हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो हम जल्दी देखेंगे कि दूसरी सूची भी मिजोरम की आ जाएगी, क्योंकि संकेत यही है कि 2-3 दिन के अंदर मिजोरम की दूसरी सूची का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच हो सकता है कि एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, संभवतः उसकी भी तारीख तय नहीं है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कल तमाम बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और होनी है। तब फिर हम देखेंगे कि उसके साथ ही जब मध्य प्रदेश के कुछ जो बाकी बचे नाम है, छत्तीसगढ़ के या फिर राजस्थान की जो अगली सूची है, उसके साथ ही साथ मिजोरम की भी सूची अंतिम तौर पर फाइनल कर दी जाएगी। अगले जो सूची है, दूसरी सूची में अगर हम मिजोरम की कहें, लेकिन फिलहाल जो इंतजार था 12 नामों का ऐलान कर दिया गया। इसमें कई दिग्गज नेता दिख रहे हैं, कुछ युवा चेहरा दिख रहे हैं जितना हम लोग जान पा रहे हैं, क्योंकि मिजोरम की राजनीति हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर अब राज्य को बहुत गंभीरता से लड़ती है और वहां पर सत्ता में आना चाहती है, सत्ता में हो तो फिर चाहती है कि सत्ता बरकरार रहे। कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ती नहीं है। यही वजह है कि उसका न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना पर ध्यान है, बल्कि उतना ही ध्यान मिजोरम जैसे राज्य पर भी है। चलिए, तो उस पर आप नज़र बना के रखिएगा। लेकिन आपसे एक और खबर पर जानकारी लेंगे। हम जानते हैं कि जेपी नड्डा जो हैं वो राजस्थान के दौरे पर जाने वाले हैं। ख़ास तौर पर लगातार राजस्थान के लिए जिस तरह से कमर कस रही है बीजेपी, उसकी कितनी अहम रणनीति आप देखते हैं, ख़ास तौर पर जेपी नड्डा का वहाँ पर जाना, तैयारी कितनी पुख्ता नज़र आ रही है आपको? देखिए, बीजेपी का फीडबैक ये बता रहा है राजस्थान को लेकर कि वहाँ पर सत्ता विरोधी माहौल है, यानी राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में जो सरकार है उससे जनता नाराज है। और बीजेपी की अगर रणनीति सही रही, बीजेपी ने अगर सही उम्मीदवार उतारे और पार्टी जमीनी स्तर पर मेहनत करती ही है, तो वहां पर सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाएगा, ये बीजेपी को लगता है। बीजेपी इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। पहली उम्मीदवारों की जो 41 सूची है उसका नाम का ऐलान किया जा चुका है। 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। दूसरी सूची में भी हम कई बड़े नाम देखेंगे जिसमें केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सकता है कुछ नाम शामिल हो। कल ही हमने देखा कि 2 सामाजिक रूप से सक्रिय नेताओं को शामिल किया गया राजस्थान में। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में मौजूदगी में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे, अर्जुन मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री मौजूद थे, अरुण सिंह जो महासचिव हैं, अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, इनकी मौजूदगी में दो प्रमुख नेता शामिल हुए। तो बीजेपी को लगता है कि राजस्थान में जिन मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उस पर जनता बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर रिस्पांस कर रही है और पार्टी को लगता है कि वहां पर वो सत्ता परिवर्तन में जनता का साथ मिलेगा और कामयाब होगी और चुनाव बाद बीजेपी सत्ता में आएगी। शैलेंद्र, हमने ये भी देखा था कि अभी सोमवार को ही जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर गए थे और वहां पर बैठकों का दौर चला था। किस तरह से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम जेपी नड्डा करेंगे, किस तरह की प्लानिंग हो सकती है मतदाता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी तो ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए या जनता तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर पर किस तरह से एक संगठन को मजबूत किया जाएगा, इसके लिए जेपी नड्डा किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट रहती है। उसका नारा रहता है कि बूथ जीतो, विधानसभा जीतो, बूथ जीतो, राज्य जीतो। तो बूथ पर जो एक कमेटी बनाई जाती है, उनके साथ लगातार बैठकें होती है कि कैसे उन्हें उस बूथ पर जो मतदाता है उनसे संवाद करना है, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है
और संगठन फीडबैक भी लेता है बूथ स्तर पर, तो वो फीडबैक सबसे सही माना जाता है। और यही वजह है कि बड़ी चुनावी जनसभाओं से पहले हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक देखते हैं शीर्ष नेताओं के साथ, जहां पर वहां से फीडबैक लिया जाता है और उन्हें एक संदेश दिया जाता है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। तो बूथ स्तर पर हम एक कार्यकर्ता बैठक देखते हैं, बूथ स्तर पर सम्मेलन देखते हैं, बूथ कार्यकर्ताओं को कई बार जयपुर या फिर दिल्ली बुलाया जाता है, जिससे जो संकेत दिए जाने हैं, जो संदेश दिया जाना है, वो बूथ के कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचे, मतदाताओं तक पहुंचे। और यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति में पन्ना प्रमुख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें एक पेज में 50 मतदाताओं तक पहुंचना होता है। तो उससे एक रचना हो जाती है संगठन की कि कैसे शीर्ष स्तर से बूथ स्तर तक संदेश जा रहा है कि किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पर जनता के बीच जाना है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष के खेमे में किस तरह की माथापच्ची चल रही है, खासतौर पर जब राजस्थान के प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कही जा रही है, लगातार बैठकों का दौर वहां भी चल रहा है। खासतौर पर राजस्थान को अपने सत्ता पक्ष से जाने नहीं देना चाहेगी कांग्रेस। ये देखिए, कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि जिन राज्यों में वो सत्ता में रहती है, हमने पिछले 3-4 वर्षों में देखा है कि वहां पर अधिकांश राज्यों में वो सत्ता से बाहर हो गई है। तो ऐसे में उसका एक जो राज्यों में जो आधार है वो कमजोर हुआ है। हालांकि पिछले 1 वर्षों में हिमाचल जैसे राज्यों में या फिर कर्नाटक में वो स्थिति नहीं दोहरा पाई कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को सफलता हासिल हुई। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर पिछले 3-4 वर्षों में देखें, पंजाब हाथ से चला गया, दिल्ली तो हम जानते हैं कि वहां पर एक आधार ही नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो 2 दशकों से कांग्रेस बिल्कुल सिमट कर किनारे है। आप अगर गठबंधन की राजनीति को किनारे कर दें तो बिहार में भी उतना राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। तो कांग्रेस की चुनौती ये है कि जिन राज्यों में वो आधार का मजबूत रहा है, वहां पर कैसे अपने आधार को बचा पाए, और जिन राज्यों में सत्ता है वहां पर सत्ता बचाने की चुनौती है छत्तीसगढ़ या राजस्थान, क्योंकि कांग्रेस को बखूबी पता है कि नए राज्य हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है वहां पर सत्ता अगर बचाई जा सके तो काफी हद तक जो उसकी राजनीतिक जो भूमिका है उसे बनाए रखा जा सकेगा। इसीलिए वो एक बड़े गठबंधन के साथ जो इंडी गठबंधन बना है, लेकिन चुनौती ये है कि इस गठबंधन चलिए, बहुत अहम आप बता रहे हैं। और खास तौर पर इन तमाम राज्यों में जिस तरह से सूचियां लगातार जारी की जा रही हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं और उनकी रणनीति यहीं से समझने की कोशिश करेंगे, और जनता जनार्दन का फैसला तो खैर जब वोट डलता है तब सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने बात मिजोरम की बात राजस्थान की भी हुई, लेकिन अब एक रुख छत्तीसगढ़ का भी लेते हैं, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह किया। ये कहा जा रहा है कि छठ पर्व निकट होने की वजह से बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण का मतदान दिनांक 17 नवंबर बदलने का आग्रह किया। लिहाजा दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुड़कर अपने मत अधिकार का उपयोग कर पाएं। और इसी खबर पर रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज। क्या ये जो आग्रह किया गया है रमन सिंह द्वारा, इसे इलेक्शन कमीशन कितनी संजीदगी से लेगा, क्योंकि ये जो आग्रह है वो इस तौर पर किया गया है कि छठ की वजह से बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जैसे कि पता है कि चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान करने का निर्णय लिया है। एक 7 नवंबर को होगा पहला चरण, जिसमें 20 सीटें होगी, और दूसरा चरण होगा 17 नवंबर को, जिसमें 70 सीटें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें आते हैं, लेकिन 17 नवंबर का जो मतदान है उसको आगे बढ़ाने की मांग छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस बारे में अपने ट्वीट में कहा है कि 17 नवंबर का जो दूसरे चरण का मतदान है उसे आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ने का कारण उन्होंने दिया है कि छठ पूजा उस बीच आती है, जाहिर उसी दौरान दिवाली भी आती है, तो ज्यादा से ज्यादा वोटर जो मतदाता है वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक आशंका जताते हुए उन्होंने इस 17 नवंबर का जो मतदान है दूसरे चरण का उसको आगे बढ़ाने की मांग की है। देखा जाए तो कांग्रेस ने भी इससे पूर्व ये 17 नवंबर का जो मतदान है दूसरा चरण का वो भी बढ़ाने की कांग्रेस ने भी मांग की थी।
तो अभी सारा जो खेल है वो अभी जो निर्णय है उस पर चुनाव आयोग ले सकता है। लेकिन देखा जाए तो छठ पूजा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग अपने गांव चले जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। दिवाली भी इसी बीच में आता है। तो ये सारा अगर देखा जाए तो जो मांग है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी ये बढ़ाने की मांग की थी। मनोज, अगर हम पहले चरण की बात करें तो उसी चरण में रमन सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, राजनांदगांव, उस सीट पर मतदान होगा। लेकिन दूसरे चरण में राज्य की अन्य 70 सीटों के लिए मतदान होना है। किस तरह की ये तमाम 70 सीटें, किस तरह के ये विधानसभा क्षेत्र हैं? ये बस्तर के छोड़ के जो सारा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, उसमें 70 सीटें के लिए वो चुनाव होगा। पहले चरण में बस्तर और राजनांदगांव के लगते जो जगह है वहाँ पे 20 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहाँ में पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। बाकी जो 70 है वो बस्तर और छोड़ के, बस्तर एक नक्सल इलाका है, इसमें वहाँ पे ज्यादा चुनाव और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पूरा पार्लियामेंट्री फोर्स लगता है। तो वो उसके लिए वो वहाँ पे पहले चरण में मतदान चुनाव आयोग ने रखा है। चलिए मनोज, आप नजर बना के रखिएगा कि जिस तरह से आग्रह किया गया इस पर चुनाव जो आयोग है वो क्या फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अब रुख करते हैं तेलंगाना का, जहां चुनावी प्रचार की कमान संभालने के लिए आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैदराबाद पहुंच रहे हैं और 20 अक्टूबर तक दोनों नेता तेलंगाना में प्रचार करेंगे। लेकिन उससे पहले बीआरएस ने उन्हें अपने निशाने पर लिया है। निजामाबाद में बीआरएस की नेता और विधायक के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। के कविता ने यह भी कहा कि वो राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बोलेंगी क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के समय प्रदेश में आते हैं। जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं। वो गारंटीज़ दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूँगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते चले जाते हैं। आगामी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए और मुख्यमंत्री धामी ने पर्यटन, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य देखभाल, मसालों और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी औद्योगिक घरानों को आगामी 8 या 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया। मंगलवार को दुबई में आयोजित रोड शो में पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े औद्योगिक समूहों के साथ करार किया गया। इसमें सार बायोटेक, कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप, जीटीसी ग्रुप, फ्लो कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप, एक्सेल ग्रुप और शराफ लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत दुनिया का जैसे 5वीं आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, आने वाले कुछ ही सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और कठिन समय में भी जिस तरीके से आज दुनिया के अनेकों देश कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गए, कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, ऐसे कालखंड में भी भारत ने जिस प्रकार से लगातार अपनी चीज़ों को मेंटेन किया है, मेंटेन ही नहीं किया है बल्कि उसमें लगातार सुधार किया है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देता रहे। महिला सशक्तिकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली यशस्विनी उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंच गई। इस रैली को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग में हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए रवाना किया था।
और एक बार फिर से रुख करते हैं सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयार कृषि रोड मैप का करेंगे लोकार्पण। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल। दिल्ली में शुरू हुई कांग्रेस केंद्रीय समिति की चुनाव की बैठक। राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों पर लगेगी मोहर। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष आज कोटा अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से रणनीति पर करेंगे चर्चा। राहुल और प्रियंका गांधी भी आज से तेलंगाना से करेंगे चुनावी प्रचार। आज सेना के कमांडर सम्मेलन में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सम्मेलन में सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर हो रहा है मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्राएल दौरे से पहले गजा में अस्पताल पर हमला, 500 से अधिक लोगों की मौत। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस्लामिक जिहाद को बताया जिम्मेदार। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा हमले की होगी जांच। क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लाथम के हाथ होगी फिर से न्यूजीलैंड की कमान। अफगानिस्तान का भी हौसला बुलंद। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा। 9 दिन के उत्सव में गरबे की भी है मची धूम। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का आज 12वां दिन है और आपका डीडी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से आपको खबरें दे रहा है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद हैं। मंगलवार देर रात तेल अवीव में हुए रॉकेट हमले के बाद लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद डीडी न्यूज की टीम की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूँ। रात के 11 बजे हैं। यहाँ एक रॉकेट अटैक हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे लोग सेफ हाउस शेल्टर्स में जा रहे हैं। इस तरह के जो नज़ारे हैं या इस तरह का जो अक्रेंसेस हैं वो एक कॉमन प्लेस बन गई हैं। हमास लगातार रॉकेट्स फायर कर रहा है। ऑलमोस्ट हर 30 सेकंड में यहाँ रॉकेट गिर रहा है, बराज ऑफ रॉकेट्स गिर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ सेफ शेल्टर में एकत्रित हुए हैं। ये नज़ारा सिर्फ टेल अवीव में नहीं, लगातार इजराइल के कई शहरों में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग इस तरह से इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जब इजराइल और हमास की जंग अरूज पे है, इजराइल भी लगातार गोले दाग रहा है गजा में और वहां एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इवॉल्व कर रहा है। पर यहाँ इजराइल में भी लगातार लोग इन बातों से जूझ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ तेल अवीव में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और ये रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या इस जंग का कूटनीति से कोई हल निकल सकता है। पर इस वक्त ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पर इस वक्त क्या नज़ारा है। लोग इन सायरन्स की आवाज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ये दिन में 10-20 बार होता है। लगातार रॉकेट अटैक्स होते रहते हैं। तो ये नज़ारा है जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जंग की होती है, वो दोनों साइड्स के सिविलियंस लगातार दे रहे हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, तेल अवीव। और गजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया। गजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर एक बड़ा हवाई हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों ने अस्पताल में शरण ली हुई थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि गजा पट्टी एक अस्पताल पर हुआ घातक हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया उसे इसका जवाब देना होगा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो सबूत के तौर पर जारी किया और आरोप लगाया कि इजरायल को निशाना बनाते हुए एक रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि वो विफल हो गया और उसमें विस्फोट भी हुआ। उसी क्षण गजा में अस्पताल पर हमला हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने कहा कि अस्पताल में कई स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। ये बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने ही गजा के अस्पताल पर हमला किया है, न कि इजरायल के सुरक्षा बलों ने। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या तो की ही, साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या की। गजा में अस्पताल पर हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि गजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसके कारण जानमाल की भयानक क्षति से दुखी हैं। उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ था। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा है। बाइडेन ने अपने संदेश में त्रासदी में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। वहीं इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। बाइडेन मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट से इजरायल के लिए रवाना हुए। गजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन में होने वाले अरब नेताओं के साथ बाइडेन के शिखर सम्मेलन को भी रद्द कर दिया गया। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ अम्मान में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज इजरायल गजा संघर्ष पर मतदान हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ब्राजील के एक प्रस्ताव पर मतदान होगा जिसमें गाजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की अपील की गई। राजनयिकों ने बताया कि इस मतदान के बाद संयुक्त अरब अमीरात और रूस के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद में गजा अस्पताल में हुए हमले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। गजा अस्पताल पर हुए हमले में 500 से अधिक लोग मारे गए। उल्लेखनीय है कि बीते 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने हजारों की संख्या में रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। हमास के हमले में इजरायल में 1300 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में 3000 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल और हमास के आम नागरिकों पर हमास के लड़ाकों के हमले के 11 दिन बीत चुके हैं और इस बीच भारत के 2 जांबाज महिलाओं ने इंसानियत और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इजरायल के नागरिकों की जान बचाई। केरल की इन दोनों महिलाओं सविता और मीरा मोहन ने हमास के हमलों से खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाई। हमास के लड़ाकों से इन महिलाओं का सामना और बहादुरी का जिक्र खुद इजरायल ने किया। भारत में इजरायल के दूतावास ने सोशल मीडिया पर हिंदी में इनकी प्रशंसा की और इन्हें भारतीय वीरांगनाएं बताया। इजरायल के दूतावास ने बताया कि मूलतः केरल की रहने वाली सविता जी, जो भी इजरायल में सेवारत हैं, वो बता रही हैं कि कैसे इन्होंने और मीरा मोहन जी ने मिलकर इजरायली नागरिकों की जान बचाई। हमास आतंकवादी हमले के दौरान इन वीरांगनाओं ने सेल्फ हाउस के दरवाजे को खुलने ही नहीं दिया क्योंकि आतंकवादी अंदर आकर नागरिकों को मारना चाहते थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को के हितों को दबाया नहीं जा सकता और अमेरिकी राजनेताओं को दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। पुतिन की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणियों के बाद आई। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में पुतिन के खिलाफ कुछ बातें कही, जिसके बाद पुतिन ने साफ तौर पर यह कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन निर्विवाद रूप से दुनिया के सबसे अनुभवी राजनेताओं में एक हैं। वे लंबे समय से राजनीति में हैं और एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें कैसे हासिल करना है। और इन सब हालातों के बीच आज पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करने वाले हैं। पुतिन इस समय चीन के दौरे पर हैं, जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। देखना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल हमास संघर्ष के बीच दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होती है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज चौथा दिन है। आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माँ के स्वरूप की पूजा और आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। घरों में भी उनकी विशेष पूजा की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मिर्ज़ापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर की तस्वीरें, जहाँ आज सुबह विशेष आरती की गई। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला, जो विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहाँ देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए इसे चुना था। मान्यता है कि वाराणसी में मां कूष्मांडा दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान है, लिहाजा आज ही के दिन इस मंदिर की महत्वता और बढ़ जाती है। आज सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचने लगे। हमारे सहयोगी हरिकेश सिंह बहादुर गौतम की देखिए रिपोर्ट। नवरात्र का चौथा दिन माँ कूष्मांडा का दिन है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। माँ दुर्गा, जो दुर्गा कुंड का मंदिर है काशी का, उसमें ये आप दुर्गा कुंड मंदिर में भीड़ है श्रद्धालुओं की आज चौथे दिन अपने माँ कूष्मांडा के दर्शन के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दुर्गा कुंड मंदिर के महंत जी। ये चौथे दिन माँ कूष्मांडा का क्या महत्व है? आज का जो विशेष श्रृंगार अलंकार किया गया है, माँ का संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए किया गया है। कूष्मांडा देवी का स्वरूप को यही माना जाता है कि जिसमें प्रकृति की संरक्षक के रूप में उनको माना जाता है। प्रकृति नेचर्स की देवी माना जाता है उनको, और संपूर्ण सृष्टि की कामना करते हुए आज मंदिर में महंत परिवार द्वारा और महंत जी द्वारा माँ का विशेष अलंकार किया गया है, जिसमें सभी भक्त आज माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और विशेष पुण्य के भागी हो रहे हैं। आप बताइए, आज चौथे दिन माँ कूष्मांडा के दर्शन का क्या लाभ मिलता है? आपने दर्शन कर लिया? हाँ, हर ढंग से लाभ मिलता है। हर दर्शन के बहुत अच्छा लगा। हर साल आते हैं, इस बार और अच्छे से दर्शन हुआ। माँ के दर्शन से अनेकों लाभ हैं, क्योंकि जो इच्छाएं इंसान की पूरी नहीं होती, माँ से मन से आत्मा से जो भी माँ से मांगिए वो सारी इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। सच्चे दिल से सच्चे मन से आप उससे जो भी मांगेंगे माँ जरूर पूरा करेगी। जय माँ कूष्मांडा देवी। भक्तगण किस तरह से बैठ के अपनी आराधना पूजा कर रहे हैं, ये दुर्गा कुंड मंदिर में आप देख सकते हैं। चौथा दिन माँ कूष्मांडा का दिन, प्रकृति के संरक्षिका का दिन। सारे लोग आए हुए हैं अपने संरक्षण के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी। और वहीं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश ने श्रद्धालुओं से बात की। देश भर में नवरात्रों की धूम है और आज नवरात्रे का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस समय हम झंडेवालन में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग जगहों से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। यहाँ पर जो भक्तगण आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। खूब आनंद आया, खूब बहुत माता रानी साक्षात बैठी हुई है और माता रानी खुले दर्शन मिले हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं माता के दरबार में। हम चाहते हैं माता रानी सबको ऐसी राजी खुशी रखे, सबको सुख शांति दे, सब माता रानी के चरणों में जुड़े, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता रानी के दर्शन करने जाए। हमारी मनोकामना पूरी होती है, माई सबकी सुनती है। और नवरात्रों में भी सुबह 4-5 बजे उठ के आते हैं। मैं 45 सालों से आ रही हूँ, हमारी थी तब से, और माता रानी हमारी सबकी सुनती है। बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रों में जरूर माता रानी दर्शन देने के लिए बुला देती है, तो बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। जय माता दी। मैं रोहिणी से आई हूँ और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने झंडे वाले में, और मैं व्रत रखा हुआ है मेरा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो ये थे तमाम जो भक्तगण हैं जो कह रहे थे कि 9 दिन की हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और माँ के इस बीच जो है उपासना करते हैं।
कैमरामैन राधे किशन के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश भर में इस समय गरबा की धूम मची हुई है, खास तौर पर गुजरात में। आप भी देखिए गरबे के कुछ दिलचस्प रंग। और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मेरी माटी मेरे देश का। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज अगरतला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन एनसीसी परिसर गोरखा बस्ती के पास स्क्रैप गार्डन में किया गया। और अब बात करते हैं मेरा माटी मेरे देश के बारे में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के छात्रों के कलश की मिट्टी को अर्पण किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश भर में अमृत कलश यात्राओं के साथ अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इस अखिल भारतीय संपर्क पहल का लक्ष्य देश के हर घर तक पहुंचना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के कलश में मिट्टी अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने पीएमएवाई, ओडीओपी, स्वयं रोजगार योजना, कृषि कुसुम योजना, बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन से लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में आयोजित अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन में भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को उजाड़ने का कार्य कोई भी प्रशासन और कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक बल्दीराय से सोमवार को अमृत कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा और एसडीएम बल्दीराय विदुषी सिंह ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने बताया कि यह यात्रा निकालकर हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ग्राम की मिट्टी, हमारे घर परिवार की मिट्टी राष्ट्रीयता के बारे में सबसे बड़ा संदेश है कि हमारा भारत देश एक है। हर गांव की मिट्टी, हर शहीद जो हमारे बलिदान हुए, हर ग्राम सभा की मिट्टी, हर परिवार की मिट्टी। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, और मतलब राष्ट्रीयता के बारे में सबसे बड़ा संदेश है कि हमारा भारत देश एक है। और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में बहुत बड़ा है। आज हमारे वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। कलश यात्रा के दौरान भक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति की झलकियां भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिला पुरुष कलश यात्रा में शामिल हुए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के मद्देनजर 70 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई। अमृत कलश यात्रा में 5 फीट ऊंचाई का कलश तैयार किया गया, जिसका वजन करीब 36 किलो के आसपास था। 5 फीट ऊंचाई का कलश क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नियत यह है कि सारे युवाओं के अंदर में पूरी जागृत हो,
देशभक्ति, उसके बाद मैं जितने वीर शहीदों वीर शहीदों के नमन में ये यात्रा। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के वीरों को सम्मानित करने के लिए 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था, जिसके तहत अदम्य साहस का परिचय देने वाले उन साहसी व्यक्तियों को वीर की संज्ञा दी गई है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान व्यापक पहुंच और महत्वपूर्ण जन भागीदारी के साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुक कर रहे एक बड़ी खबर का, लोकसभा की आचार समिति ने निशिकांत दुबे को बुलाया। महुआ मोइत्रा पर निशिकांत के आरोप के सवाल पूछने के बदले में रिश्वत का जो आरोप है, 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को बुलाया गया है। महुआ मोइत्रा पर पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप है संसद में, और इसके लिए पत्र लिखा था जो कि सांसद है निशिकांत दुबे। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ये कहा था कि वो सम्मानित सांसद है, अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उसमें कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और अब इस पर 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को आचार समिति की बैठक में बुलाया गया है, और इस लिहाज से महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से पत्र लिखकर साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि जो सवाल संसद में पूछे जाते हैं उसके लिए महुआ मोइत्रा ने रिश्वत ली है। टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे का उन पर यह आरोप है, और लोकसभा की आचार समिति ने वकील जय अनंत को भी इस मामले में तलब किया है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, जब संसद की एथिक्स कमेटी को ये पूरा मामला सौंपा गया तब ये बात सामने आई कि जय अनंत जो वकील है उन्होंने तमाम तथ्यों के आधार पर ये शिकायत की कि महुआ मोइत्रा ने गिफ्ट और पैसे लिए हैं कुछ सवाल पूछने के बदले में, ऐसा आरोप है वकील का। और इसको लेकर जब निशिकांत दुबे जो गोड्डा बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने पत्र लिखा लोकसभा अध्यक्ष को और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाना चाहिए महुआ मोइत्रा को। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखा कैसे लोकसभा में उनका जो व्यक्तिगत जो लॉगिन है उसका इस्तेमाल किया गया, कैसे उसकी डिटेल साझा की गई, इन सब को लेकर संचार मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। तब से ही स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आ रही थी कि क्या ये पूरा मामला एथिक्स कमेटी को सौंपा जाएगा। कल जब इस बात की खबर आई कि अब संसद की लोकसभा की जो आचार समिति है एथिक्स कमेटी वो इसकी जांच करेगी, और आज ही ये एक ईमेल भेजा गया है एथिक्स कमेटी की तरफ से निशिकांत दुबे और जो जय अनंत वकील है कि वो 20 अक्टूबर तक अपनी सहमति दें, खुद व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तुत होकर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके पक्ष में वो एविडेंस या जो साक्ष्य देना चाहते हैं वो रखें। चूंकि हम जानते हैं कि बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं महुआ मोइत्रा पर जो सांसद है टीएमसी से, और वो ये आरोप वकील जय अनंत और उसके बाद हमने देखा कि चिट्ठी लिखकर निशिकांत दुबे ने लगाया है। तो अब उनको बुलाया गया कि आप बताइए कि किस आधार पर आपने आरोप लगाया, और अगर वो कुछ साक्ष्य सामने रखते हैं तो निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शैलेंद्र, सवाल के बदले घूस, क्या इस तरह के पहले भी मामले एथिक्स कमेटी के पास गए हैं? क्योंकि जो मैं पढ़ पा रही हूँ इसमें पहले कभी जिस तरह से मामले एथिक्स कमेटी के पास गए जिनमें 11 सांसदों पर गाज गिरी थी, किस तरह की ताकत होती है एथिक्स कमेटी के पास इस तरह के जब मामले उनके सामने आते हैं उस पर निर्णय और फैसले देने की? देखिए, 2005 में एक इस तरह का मामला सामने आया था और 11 सांसदों पर जो अलग अलग दलों के थे इस बात के आरोप लगे थे, और एक तथ्य सामने आया था और बाद में उसकी पूरी जांच कराई गई कि उन लोगों ने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। और एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ था। तब उस पर आचार समिति एथिक्स कमेटी में विचार हुआ था और उसके बाद 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह से पहला मामला था 2005 में जो सामने आया था जिसमें दोषी करार दिए गए थे 11 सांसद, और उनकी सदस्यता ले ली गई थी, उनकी जो संसद सदस्यता है वो चली गई थी। उसके बाद अब ये निशिकांत दुबे का कहना है कि उसी तरह का ये मामला एक लगता है। ये निशिकांत दुबे ने इस बात का आरोप लगाया है जब पत्र लिखा लोकसभा अध्यक्ष को कि इसमें जो रिसर्च सामने आई है कि 61 सवालों की जो एक सूची सामने आई है उसमें ऐसा लगता है कि अधिकांश सवाल किसी के इशारे पर पूछे गए हैं, क्या गिफ्ट लिया गया है, पैसा लिया गया है, ये भी
इस बात की जांच होनी चाहिए। तो इथिक्स कमेटी इस बात की जांच करेगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल जांच की जाएगी। और निशिकांत दुबे ने विशेष अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने सदन की अवमानना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के तहत ये कार्रवाई करने की मांग की है और इसीलिए महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर से आए 60,000 से ज्यादा प्रतियोगी बच्चे थे, जिसमें 36 चयनित बच्चों ने भाग लिया और पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के बारे में अपनी राय रखी। देखिए ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विविधताओं से युक्त भारत के हर राज्य में अलग अलग श्री अन्न उगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोषक अनाजों को बढ़ावा देने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर देश के कोने में मिलेट्स का अलग प्रकार है ना। वो कैसे खाद्यान्न में इस्तेमाल होता है, लोग खा रहे हैं या वो भी डाइंग फूड हो गया है ना, तो इन सब पे एक फोकस आएगा। संगोष्ठी में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक एन रामदास अय्यर ने कहा कि संगोष्ठी में देश भर के 60,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें से चुनिंदा 36 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। चयनित बच्चों ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के बारे में अपने अपने विचार रखे। अलग अलग टॉपिक्स लेके पिछले 42 साल से हम ये करते आ रहे हैं। तो इस साल का टॉपिक है मिलेट्स, सुपर फूड्स है या एक डाइट फैड है। राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने मिलेट्स की महत्ता को रेखांकित किया। मेधावी बच्चों ने मिलेट्स जागरूकता के लिहाज से इस संगोष्ठी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मैं गोवा से हूँ और मिलेट्स एक फूड आइटम है जो हमें अभी हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। संगोष्ठी में आए अन्य बच्चों ने भी पोषक गुणवत्ता के लिहाज से श्री अन्न को बेहतरीन खाद्यान्न कहा। अब जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करके इतने सारे बेनिफिट्स जाने हैं मिलेट्स के बारे में कि अब जब भी मैं मेरी दादी के घर जाऊंगी मैं ज़रूर उनसे खुद ही बोलूँगी कि मेरे को बना के दें। बदलती जीवन शैली के बीच सेहत के लिए प्रतिभागी बच्चों ने पोषक अनाजों को बेहतर विकल्प बताया। ये संगोष्ठी बहुत फायदेमंद है क्योंकि बच्चों से ही ये जो मिलेट का आइडिया है ये सोसाइटी में स्प्रेड होगा। जब बच्चे ही इसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो एक जागरूकता आएगी और एक रिवॉल्यूशन आएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM हर साल वार्षिक छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य युवा छात्रों के मन में वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की भावना पैदा करना है। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक या भ्रांति आहार, इसी थीम को लेकर राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों ने न केवल श्री अन्न के महत्व को रेखांकित किया बल्कि पोषकता के आधार पर स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए इसको अपनी भोजन की थाली में शामिल करने का प्रण भी लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर और संजीव के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। और आपको बता दें कि क्रिकेट के फैंस के लिए आज का भी दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है। और वहीं वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया। लेकिन इंतजार कल के मैच का है जब भारतीय टीम अपना मैच यानी कि कल गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ये मैच पुणे के MCA स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच को लेकर पुणे के जो प्रशंसक हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम की जीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पुणे का MCA स्टेडियम क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। ये पहला मौका है जब इस स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। इस मैच को लेकर पुणे के प्रशंसक काफी उत्साहित हैं। Well, see, home conditions, we always have the advantage, plus crowds that come in. They are the 12th man.
that give the players the energy. Players are buoyant, players are playing at the peak of their forms. You saw Rohit smash almost another 100 the other day, and Rohit is in top touch, which means that the top three batsmen, if they're playing well, then India will go on. You know, it's almost a guaranteed berth for us in the semis. All excited. We were trying a lot to get tickets. Sadly नहीं मिल पाए. बहुत एक्साइटेड है मैच को लेके. बहुत ज़्यादा क्रेज है. यानी जितना भी अब बाहर जाओगे तो लोग टिकट्स के लिए वेटिंग कर रहे हैं. टिकट्स उनको ऑनलाइन मिले नहीं. वो इधर से उधर टिकट्स के लिए 10 दिन से नहीं कोई अपने जॉब छोड़ के टिकट्स के लिए आ रहे हैं. विश्व कप में भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और शानदार प्रदर्शन कर रही है. क्रिकेट फैंस का मानना है कि टीम जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ये मैच ही नहीं बल्कि विश्व कप भी जीतेगी. India is gone through a revolution now, where we are team focused, where an individual doesn't matter, the entire team matters. And that's the approach that we need to have, because Australia has won 5 World Cups. They've won it not because of individuals, yes, some individual performances, but largely because of the team playing as one. And I think that's changed with Indian cricket over the 4 or 5 years, that Kohli's been with the team, Rohit has been with the team. And I think this time our chances are very bright. Hitman form में है, Virat form में है. We have got Shubman Gill again. We have got KL Rahul back in form. Siraj is there जो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं. इवन जसप्रीत बुमराह जो इंजरी के बाद बहुत यूजुअली सब लोगों को टाइम लगता है बट उन्होंने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया. सो आई एम प्रीटी श्योर वी आर नॉट विनिंग दिस बांग्लादेश मैच बट आई एम श्योर कि वी हैव फेयर चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप ऑल्सो. भारतीय टीम का शीर्ष क्रम शानदार प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद विराट कोहली से है. उम्र में छोटा हो या बड़ा, हर फैन कोहली के नाम की जर्सी में नजर आ रहा है. पुणे का मैदान बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है. यहां कोहली के नाम 2 शतक है और फैंस किंग कोहली के बल्ले से एक और शानदार शतक की उम्मीद कर रहे हैं. पुणे का एमसीए स्टेडियम पहली बार क्रिकेट विश्व कप के मैचों की मेजबानी कर रहा है. भारत और बांग्लादेश के मैच को लेकर पुणे के क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है. वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम शानदार फॉर्म में है. टीम का टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें किसी से हैं तो वो नाम है विराट कोहली. और इस मैदान पर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी शानदार है. तो देखना होगा कि विराट